आज सबसे पहले हम आपको कोई खबर नहीं बल्कि एक मुद्दे के बारे में आपसे हम बात करेंगे। आज पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती के एक इंटरव्यू की चर्चा हो रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपना पहला इंटरव्यू एक न्यूज चैनल को दे दिया है और पूरे दिन आज देश भर में यही चर्चा होती रही कि यह इंटरव्यू करना सही है या गलत। देश भर में लोग ये बहस कर रहे हैं कि यह इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था। आप भी हो सकता है आज अपने घर में अपने परिवार के साथ यही बहस कर रहे होंगे। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ आज ये बहस कर रहे होंगे। कल सुबह जब आप अपने बाकी दोस्तों से मिलेंगे, ऑफिस में लोगों से मिलेंगे, तो शायद यही बात करेंगे कि यह इंटरव्यू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इसलिए आज इसी पर आपके साथ बात कर लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो भावनाओं पर चलता है और ये भावनाएं अक्सर पीड़ित के साथ होती हैं, आरोपी के साथ नहीं। रिया और उसका परिवार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी है। देश भर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था उनकी मृत्यु का मामला, उसकी असलियत जानना चाहते हैं। इसलिए भारत के ज्यादातर लोग रिया चक्रवर्ती को कोई मंच मिले ये नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि रिया चक्रवर्ती को कोई मंच मिले जहां वो अपनी सफाई पेश कर पाए और अपने लिए देश में सहानुभूति का कोई माहौल पैदा कर पाए। लोग इसके खिलाफ हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म देकर शायद जांच में भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में एक न्यूज चैनल रिया चक्रवर्ती को एक प्लेटफॉर्म देता है, यानी उसका लंबा सा इंटरव्यू करता है जिसमें वो शायद झूठ और सच दोनों बोल रही है या आपके सामने एक ऐसा घोल पेश कर रही है जिसमें सच के साथ साथ झूठ भी मिला हुआ है। हो सकता है थोड़ा सच हो और बाकी का झूठ हो। और सच और झूठ का ये जो शरबत है ये पीने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बड़ी मसालेदार खबर है ये, और ये खबर बनाने वाले को भी बड़ी अच्छी लगती है, इंटरव्यू लेने वाले को भी बड़ी अच्छी लगती है, इंटरव्यू देने वाले को भी बहुत अच्छी लगती है, और जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छी लगती है। यानी इसमें हर तरफ फायदा ही फायदा है। सबसे ज्यादा फायदा उसका है जिसने ये इंटरव्यू दिया, यानी रिया चक्रवर्ती का फायदा सबसे ज्यादा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसकी वजह से अब वो देश विदेश में अपने लिए सहानुभूति का माहौल पैदा कर सकती है। जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्हें भटका सकती है झूठ बोलकर। दूसरा फायदा पत्रकार को या चैनल को होगा, क्योंकि उन्हें यह बात पता है कि अगर उन्होंने ये इंटरव्यू किया तो छप्पर फाड़ कर टीआरपी आएगी। तीसरा फायदा उन दर्शकों का है जो दिन रात सिर्फ सुशांत की खबर देखना चाहते हैं और वो रिया के बारे में भी जरूर देखना चाहेंगे। इसमें दो बातें हैं जो बिल्कुल कहीं पीछे छूट गई हैं। मीडिया के लिए नैतिकता की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, मीडिया को यह इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं, यह जो सिद्धांत है यह बिल्कुल पीछे छूट गया। दूसरा सिद्धांत जो पीछे छूट गया वो यह है कि देश के दर्शक, देश के लोग क्या चाहते हैं। देश के वो लोग जो विरोध कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था, क्या वो लोग रिया चक्रवर्ती का यह इंटरव्यू नहीं देखेंगे या बाहर जाकर विरोध करेंगे और अपने घर में बैठकर टीवी पर यह इंटरव्यू जरूर देखेंगे। सुशांत के पिता का कहना है कि रिया ने ही उनके बेटे को जहर देकर मारा है। पहले आप सुशांत के पिता का यह आरोप आज सुन लीजिए। आज ही उन्होंने एक नया स्टेटमेंट आज जारी किया है। आज उन्होंने यह आरोप लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आज क्या कहा है, आप आगे बढ़ने से पहले यह देख लीजिए। मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार यह नहीं चाहता था कि रिया चक्रवर्ती का कोई इंटरव्यू हो। रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने भी अपने गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि एक चैनल रिया चक्रवर्ती के 2 घंटे के इंटरव्यू को ऑन एयर करने वाला है, यानी उसका टेलीकास्ट करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो ये उन 130 करोड़ भारतीयों के लिए शर्म की बात होगी जो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सुशांत की बहन का ट्वीट है जो अभी हमने आपको पढ़कर सुनाया।
अब हम ये जानना चाहते हैं कि भारत के 130 करोड़ या 135 करोड़ लोग क्या रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू देखना चाहते हैं या देखना नहीं चाहते हैं। और जो लोग देखना नहीं चाहते हैं, अगर हम मान लें कि पूरा देश ही रिया का इंटरव्यू नहीं देखना चाहता है, तो क्या उन्होंने आज शाम को टीवी पर इस इंटरव्यू का बहिष्कार कर दिया था? बड़ा दिलचस्प मामला है ये और बड़ी दिलचस्प परीक्षा है। शाम को रिया का ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हो गया और आने वाले घंटों और दिनों में इस इंटरव्यू को बार बार चलाया जाएगा क्योंकि ये टीआरपी की गारंटी है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि इस इंटरव्यू को कितने लोग देखेंगे, कितने करोड़ लोग देखेंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू का विरोध कर रहे हैं, क्या वो अपने अपने घरों में टेलीविजन बंद कर देंगे और इस इंटरव्यू को नहीं देखेंगे, कोई और खबर देखना शुरू कर देंगे? ये भारत के लिए एक नई चुनौती है और इस चुनौती का सामना भारत ने कैसे किया, इसका पता आपको अगले हफ्ते चलेगा जब न्यूज चैनल्स की रेटिंग आएगी, यानी जब यह पता चलेगा कि इस इंटरव्यू की टीआरपी क्या रही। उस दिन आपको पता चल जाएगा। अगर इस इंटरव्यू को अच्छी रेटिंग मिलती है तो इससे भारत के दोहरे मापदंड उजागर हो जाएंगे। इस इंटरव्यू ने भारत के मीडिया को भी एक्सपोज कर दिया है, नैतिक और कानूनी रूप से क्या ठीक है और क्या नहीं। मीडिया ने आज इन दोनों ही बातों को नजरअंदाज किया है, जिसको आप अंग्रेजी में डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। सब कुछ जो कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है उसके केंद्र में एक ही चीज है, उसके केंद्र में ना तो नैतिकता है ना कानून है, उसके केंद्र में है टीआरपी। क्योंकि किसी भी न्यूज चैनल के लिए टीआरपी ही असली करेंसी है। अगर टीआरपी के नजरिए से कोई चीज ठीक है तो फिर किसी को भी कानून और नैतिकता की परिभाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टीआरपी अच्छी है तो थोड़ी देर के लिए नैतिकता को घर छोड़कर आया जा सकता है। बड़े बड़े पत्रकार ऐसे मामलों पर जब कुछ लिखते हैं तो वो नैतिकता की खूब दुहाई देते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। ये बातें सिर्फ तब तक लिखते हैं जब तक उनका सामना ऐसी स्थिति से नहीं होता। लेकिन जब उनका सामना होता है, लेकिन जब बात टीआरपी की आती है, जब सामने आपके एक मसालेदार खबर रखी होती है और आपको बस उसे उठा लेना है, तो इस नैतिकता की कुर्बानी सबसे पहले दे दी जाती है। ये पत्रकार हमारे देश में ऐसे हैं, ये आतंकवादियों को भी मंच देते हैं, देते रहे हैं, ये दागी नेताओं को भी मंच देते रहे हैं और ये अपराधियों के भी इंटरव्यू करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। आपने इस देश में सब कुछ देखा है, लेकिन स्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। सोशल मीडिया अब बहुत मजबूत हो चुका है, लोग अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हैं और 2020 की जो चुनौतियां हैं वो एकदम नई तरह की चुनौतियां हैं। इसलिए आज जो कुछ आप देख रहे हैं इसे आप एक नई तरह की चुनौती मानिए और इसे आप एक नई तरह की परीक्षा मानिए। यह मीडिया की परीक्षा है, लेकिन साथ ही यह देश के लोगों की भी परीक्षा है। मीडिया में अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब किसी खबर को दिखाने में कानूनी रूप से कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन नैतिक तौर पर इसे सही नहीं माना जाता। हर पत्रकार का सामना ऐसी स्थिति से अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर होता है। मेरा सामना भी कई बार ऐसी स्थितियों से हुआ है और जितने बड़े पत्रकार होंगे इस देश में, जो चैनल होंगे, उनका सामना भी ऐसी स्थितियों से होता रहता है। लेकिन अक्सर टीआरपी की होड़ में इस बात की अनदेखी कर दी जाती है कि नैतिक रूप से क्या सही है। नैतिक रूप से लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया जाता है और इसी चक्कर में पत्रकार ऐसी बड़ी खबर या बड़े मसालेदार इंटरव्यू के पीछे भागते हैं जिससे या तो उन्हें नाम मिलता हो या टीआरपी आती हो। और कई लोग तो कहते हैं कि अगर बदनामी भी होती है तो वो भी नाम ही तो हुआ, ये भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी तरह की जो पब्लिसिटी होती है वो आखिरकार आपको काम ही आती है, चाहे नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो। पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है, लेकिन इसकी एक लक्ष्मण रेखा भी होनी चाहिए। मसालेदार खबरों का लालच ऐसा होता है कि बड़े बड़े पत्रकार ऐसी मसालेदार खबरों के लालच में कई बार गिद्ध बन जाते हैं, गिद्ध की तरह सोचने लगते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीआरपी में, जो टीआरपी आपको हर हफ्ते देखने को मिलती है, क्या टीआरपी में वाकई देश की भावनाएं भी झलकती हैं या टीआरपी में आपको सिर्फ पत्रकारिता के गिद्ध ही दिखाई देते हैं? यह आज एक बड़ा सवाल है जिस पर आपको भी सोचना है। इस पूरी बहस का दूसरा पहलू भारत के दर्शक भी हैं। मीडिया ने तो आज खुद को एक्सपोज कर दिया, लेकिन अगले हफ्ते जब रेटिंग आएगी तो भारत के दर्शक भी एक्सपोज हो जाएंगे।
भारत में नैतिकता हमेशा पड़ोसी के कंधे पर डाल दी जाती है। अपने घर में कोई नैतिकता की बात नहीं करना चाहता, ये तो पड़ोसी का काम है। कोई नहीं चाहता कि उसके घर में भगत सिंह पैदा हो, सब चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो। लोग खुद वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। इसलिए हो सकता है आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग हों जो रिया के इस इंटरव्यू का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में वही इंटरव्यू देख भी रहे हैं। इसलिए एक हफ्ते का इंतजार कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि जिस चीज को आज सोशल मीडिया पर गलत कहा जा रहा है, उसके बारे में भारत के लोगों का फैसला क्या है। एक संपादक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक न्यूज एंकर के तौर पर मेरे सामने अगर ऐसी कोई स्थिति आती तो मैं क्या करता। आज जब ये पूरी बहस चल रही थी तो मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि अगर ये स्थिति हमारे सामने आती, जी न्यूज के सामने आती, मेरे सामने आती, तो हम क्या करते। क्या हम रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू हम नहीं करते, ये जानते हुए कि इस इंटरव्यू से छप्पर फाड़ टीआरपी आने वाली है, या हम देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते। बहुत मुश्किल स्थिति है और ऐसी मुश्किल स्थिति में अक्सर लोग नैतिकता को भूल जाते हैं और टीआरपी को बटोर लेते हैं। लेकिन आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि अगर यह इंटरव्यू जी न्यूज को मिल रहा होता, हमें मिल रहा होता, तो शायद हम देश की जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, शायद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम इस इंटरव्यू को नहीं करते और रिया चक्रवर्ती को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम नहीं देते कि वो देश के लोगों के सामने सच और झूठ का बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला ऐसा शरबत पेश करे, जो शरबत है तो बड़ा स्वादिष्ट, पीने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आज के दिन को आप, आज की तारीख को अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि मीडिया ने आपको यह बताया है कि मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मापदंड क्या होते हैं, और देश की जनता भी आज आपको यह बता देगी कि क्या उसके भी दोहरे मापदंड होते हैं। भारत का समाज भी आज आपको यह बता देगा कि क्या उसके भी दोहरे मापदंड होते हैं। और अगले हफ्ते जब आप रेटिंग देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जो टीआरपी आती है न्यूज चैनल्स की या बाकी के चैनल्स की, क्या उस टीआरपी में क्या वो सच्चा रिफ्लेक्शन होता है, क्या वो आईना होता है देश की मर्जी का, लोगों की मर्जी का, या ये टीआरपी भी नकली होती है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो 2020 के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इन सब बातों को सुनते रहते हैं। आप अलग अलग न्यूज चैनल्स को इस बात पर जज करते हैं कि किसकी टीआरपी कितनी ज्यादा है, और आप सोचते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा टीआरपी है वो चैनल उतना ही ज्यादा लोकप्रिय है। इसलिए आप सबके लिए, देश के लिए, समाज के लिए अब इस बात पर विचार करना जरूरी हो गया है अब 2020 के बाद से कि आप जो कुछ देख रहे हैं क्या वो नैतिक है, क्या वो नैतिक रूप से सही है। जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है ये आपकी भलाई के लिए दिखाया जा रहा है, ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये खबर है, क्या ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये खबर का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, या ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये आपके जरिए टीआरपी बटोरने का एक हथियार है। इसलिए आपको इन सारी बातों को पहचान करने की आवश्यकता है। इसलिए आज के दिन को आप नोट कर लीजिए। आज भारत के समाज का भी बहुत बड़ा टेस्ट है, परीक्षा है, और मीडिया की भी परीक्षा है। इस इंटरव्यू के अलावा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज दिन भर और भी कई बातें हुई हैं, उसके बारे में भी आज आपको जान लेना चाहिए। आज ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बैंक लॉकर्स की जांच की है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ की है और सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की है। यह सब कुछ आज दिन भर में होता रहा जब रिया चक्रवर्ती इंटरव्यू दे रही थी और रिया चक्रवर्ती आपके लिए एक बहुत स्वादिष्ट शरबत तैयार कर रही थी, सच और झूठ का, फरेब का, जो आपको पीने में बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। उस समय यह सब भी हो रहा था। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अब रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने के आरोप भी लग रहे हैं और यह बहुत गंभीर आरोप है। रिया के व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ है कि वो अलग अलग लोगों से ड्रग्स मंगवाया करती थी। इसमें बॉलीवुड की कई पीआर एजेंसियों के लोग भी उसकी मदद करते थे और इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी रिया के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है।
अब जल्द ही उनके ब्लड सैंपल लेकर उनकी जांच भी शुरू की जाएगी कि क्या वो खुद भी ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी। ये सब कुछ आज दिन में हो रहा था, तभी हो रहा था जब रिया चक्रवर्ती आपके लिए एक बहुत शानदार कंटेंट बना रही थी, जो काफी हद तक फिल्मी कंटेंट है, जिसमें काफी हद तक आपको फिल्मी डायलॉग्स देखने सुनने को मिलेंगे, जिसमें काफी हद तक आपको रिया चक्रवर्ती की एक्टिंग स्किल्स भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसने उस इंटरव्यू में काफी हद तक बहुत अच्छी शानदार एक्टिंग आपके लिए की है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स खरीदने के आरोपों ने एक बार फिर से यह चर्चा भी छेड़ दी है कि क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर ठीक से जांच कराई जाए तो बॉलीवुड के 80% कलाकार यानी एक्टर्स ड्रग्स के आरोपों में पकड़ लिए जाएंगे। अगर ठीक से जांच हो जाए तो 80% एक्टर और एक्ट्रेस गिरफ्तार हो जाएंगे। ड्रग्स और बॉलीवुड का आज का नाता नहीं है, बड़ा पुराना नाता रहा है। पहले फिल्म स्टार्स ये काम चुपचाप किया करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण ड्रग्स के इस्तेमाल की बातें बहुत जल्द बाहर आ जाती हैं और अब पहले के मुकाबले ड्रग्स करना बहुत ज्यादा फैशनेबल भी हो गया है, इसलिए लोग खुलेआम करने लगे हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक संजय दत्त और फरदीन खान जैसे फिल्म स्टार्स पर ड्रग्स लेने के आरोप लगते रहे हैं। फरदीन खान को वर्ष 2001 में ड्रग्स रखने के आरोप में तब गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन यह पुरानी बात हो गई। बॉलीवुड को गहराई से जानने वाले लोग बताते हैं कि कई फिल्म स्टार्स की पार्टियों में खुलेआम ड्रग्स चलती हैं। इसमें ड्रग माफिया के अलावा राजनेता भी फिल्म स्टार्स की मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज भी अगर आप बॉलीवुड में चले जाएंगे और जिसको आप कहते हैं कि बॉलीवुड को अंदर से समझने वाले किसी व्यक्ति से मिलेंगे, तो आज ही वो आपको बड़ी आसानी से बता देगा कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं जो खुलेआम ड्रग्स लेते हैं। सबको सबके बारे में सब कुछ पता है। वो आपको ये भी बता देंगे कि उन्हें ड्रग्स सप्लाई कौन करता है। वो आपको ये भी बता देंगे कि वो ड्रग्स आती कहां से है। पूरी चेन के बारे में आपको बता देंगे और इसको जानने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। सबको सब कुछ पता है। आप किसी बड़े पार्टी में जाइए, वहां आपको अक्सर लोग खुलेआम ड्रग्स लेते मिल जाएंगे। इसलिए आज सबको यह सोचना चाहिए कि आखिर नारकोटिक्स विभाग से बॉलीवुड इतने वर्षों तक कैसे बचा रहा। जो बात आज हमें पता है, जो बात बॉलीवुड में छोटे से छोटे व्यक्ति को आज पता है, एक एक्स्ट्रा भी आपको यह बता देगा कि कौन कौन सी पार्टी में कौन सी ड्रग्स चलती हैं। तो फिर पुलिस से यह बात कैसे छिप सकती है? नारकोटिक्स विभाग से यह बात कैसे छिप सकती है? हमारे देश की जो एजेंसी हैं उनसे यह बात कैसे छिप सकती है? आज तक यह सब कुछ कैसे होता रहा? लेकिन अब हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती के बहाने फिल्मी दुनिया का ड्रग्स वाला सच भी सबके सामने आ जाए। और जब हम यहां दिल्ली में अपने न्यूज रूम्स में यह बात करते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि अच्छा, ये कलाकार भी, ये एक्टर भी ड्रग्स लिया करता था, वो एक्टर भी ड्रग्स लेता है। और लोग कहते हैं हाँ, ये तो सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। लेकिन मुंबई में जब आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये बड़ी आम सी बात है। इस पर कोई हैरान भी नहीं होता। इसमें किसी को कोई बड़ी खबर भी दिखाई नहीं देती और लोग कहते हैं कि हाँ, यहां तो ड्रग्स बड़े आराम से सब लोग लेते हैं और इसमें बड़ी बात क्या है। तो इसलिए अब जो नई बात आपके सामने आने वाली है, देखिए सुशांत सिंह के मामले में इससे पहले दो बड़ी बातें सामने आई हैं। सबसे पहले का जो दौर चला, जो कुछ हफ्ते का दौर था, शुरुआती हफ्तों का, वो ये था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं, परिवारवाद का शिकार हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक गैंग है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को परेशान कर दिया था, उससे काम छीन लिया था, उसे फिल्में नहीं मिलने देते थे, उसका शोषण कर रहे थे। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। आपको याद होगा कुछ हफ्ते तक यही थ्योरी चलती रही और पूरा देश फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खास प्रोडक्शन हाउसेस, कुछ खास डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कुछ खास परिवारों को ट्रोल करता रहा। फिर एंगल बदल गया। फिर एंगल यह आया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और हत्या के पीछे उनका कोई ना कोई करीबी है। और फिर रिया चक्रवर्ती वाला एंगल सामने आया और फिर कुछ हफ्ते तक यह रिया चक्रवर्ती वाला एंगल चलता रहा, जो अभी तक भी चल रहा है। लेकिन अब एक नई तीसरी चीज सामने आ रही है और वो है ड्रग्स वाला एंगल। अब इसमें से क्या सही होगा, ये तो सीबीआई हम उम्मीद करते हैं कि बता पाएगी। हालांकि अगर आप वापस सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे
तो आप ये भी पाएंगे कि सीबीआई ने भी आज तक कोई बड़ा केस सॉल्व करके दिया नहीं है। तो बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करने में खुद सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। और आपने ये भी देखा होगा, इस देश के लोगों ने इससे पहले सीबीआई पर भी हमेशा सवाल उठाए हैं। इसलिए